हेलो है दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। CMAS यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है। ठीक, मैं हूं मुजरम और आपके लिए हम विज्ञान से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ, उत्सर्जन तंत्र। ठीक, पिछला हमने तंत्रिका तंत्र वाला चैप्टर पढ़ा था दोस्तों। तंत्रिका तंत्र वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि तंत्रिका तंत्र वाला चैप्टर आपको बेहद ही समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। दोस्तों नेक्स्ट अगर हम आज बात करते हैं तो तंत्रिका तंत्र के बाद हमारा एक तंत्र से संबंधित एक और टॉपिक बचा हुआ था, उत्सर्जन तंत्र। तो दोस्तों हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए आप और वीडियो को लास्ट तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। आपको विज्ञान से संबंधित नए नए प्रकरण और टॉपिक देखने को मिलेंगे और आप विज्ञान से संबंधित नई जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। आशा करता हूँ कि जितने भी वीडियो अपलोड किए गए थे वो बेहद ही आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आया होगा। ठीक है दोस्तों, लॉकडाउन के समय आप ज़्यादा से ज़्यादा समय का फ़ायदा उठाएं। रिट 2020 की एग्ज़ाम निश्चित ही दोस्तों सितंबर में होने वाली है, तो आप अभी से तैयारी करें। ये न समझें कि लॉकडाउन लगा हुआ है तो एग्ज़ाम नहीं होगी। कि किसी भी जो मान लो कि अगर देखें तो एग्ज़ाम राजस्थान पुलिस पटवारी और रिट 2020 एग्ज़ाम कभी भी हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, ये ना देखें कि लॉकडाउन के खुलने के बाद कम से कम आपको 2 या 3 महीने मिलेंगे। आपको ये माननी है कि हमारी 1 या 2 महीने के बाद क्या है, एग्ज़ाम होने वाली है। तो आप एग्ज़ाम में की तैयारी सुनिश्चित रूप से करें और बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। अब ये देखें कि उत्सर्जन तंत्र पढ़ने से पहले एक बात और, अगर मान लो कि आप चैनल पर नए हैं तो जैसे सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकॉन का बटन दबाते हैं तो हमारे चैनल को फिर ओपन करेंगे तो आप पुराने वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में हैं। प्लेलिस्ट में भी आपको क्रमबद्धता से वहाँ पर वीडियो यानी टॉपिक वाइज जिस भी टॉपिक के 5 या 6 वीडियो हो आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो वो जो पिछले पढ़ा दिया गया है वो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र सबसे पहले देखो कि उत्सर्जन है क्या। यानी अगर यहाँ देखा जाए तो उत्सर्जन के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, उत्सर्जन क्या है, तो उत्सर्जन की परिभाषा अगर देखें तो कोशिकाओं से अपशिष्ट अपशिष्ट या विष को बाहर त्यागना ही दोस्तों क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। यानी कोशिकाओं से विष या अपशिष्ट पदार्थ को बाहर त्यागना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो पहला तो ये ही इसका कि उत्सर्जन क्या है। ठीक है दोस्तों, ये फिर इसके बाद में अगर देखें तो उत्सर्जन क्या है, एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ है। तो यानी शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर त्यागना उत्सर्जन कहलाता है। और जिस तंत्र इस क्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहेंगे, उत्सर्जन तंत्र कहेंगे। ठीक, तो ये है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित। अब यहाँ अगर देखें तो सामान्य से एक क्वेश्चन है कि मनुष्य में उत्सर्जन अंग है। ठीक, इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य में उत्सर्जन अंग है। पहला ए ऑप्शन आपको है किडनी, बी ऑप्शन आहार नाल, तीसरा ऑप्शन यकृत, चौथा ऑप्शन त्वचा और डी ऑप्शन यानी पांचवा ऑप्शन फेफड़े और एक एफ ऑप्शन और दे देते हैं सभी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन के मनुष्य में उत्सर्जन अंग कौन सा है दोस्तों, तो आपको ये बताना है कि उत्सर्जन अंग कौन सा है दोस्तों, उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ उत्सर्जन अंग के बारे में पूछा है कि मनुष्य में उत्सर्जन अंग कौन सा है दोस्तों, किडनी, आहारनाल, यकृत, त्वचा, फेफड़े, उपरोक्त सभी है। ठीक है, तो काक्स पर तो इसके मामलों का आंसर तो दोस्तों क्या है, सभी वाला है ना, सभी टिक करेंगे आप। एक दिमाग में ये बैठा रहता है कि जिस ऑप्शन में सभी दिख जाए सभी, तो वो क्वेश्चन के लैंग्वेज पर डिपेंड होता है दोस्तों। ठीक है, सभी वाला सभी हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, सभी। यहाँ देखें अगर, तो हमने क्या पढ़ा, अपशिष्ट पदार्थ यानी सभी तो है लेकिन कौन कौन सा अपशिष्ट पदार्थ अंग है वो निकालते हैं। ठीक है, तो किडनी किस अपशिष्ट पदार्थ का
उत्सर्जन करती है तो यूरिन यानी मूत्र, ठीक है। ये आहार नाल किसका, अपशिष्ट मल का। यकृत किसका, तो बताया हुआ बिलिरुबिन और बिलिरुबिन वर्ण का निष्कासन करता है। त्वचा पसीने का, और फेफड़े यानी CO2 का, तथा कुछ जलवाष्प घटक का निष्कासन करते हैं। तब ये सभी क्या उत्सर्जन अंग है, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से यानी चार चार के ऑप्शन देकर भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से उत्सर्जन अंग के बारे में एक कौन सा सही नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे सकता है, या मिलान कीजिए वाला भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हम ध्यान में रखेंगे कि ये हमारे उत्सर्जन। अब अगर देखें इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर दें कि मनुष्य में यहाँ सिर्फ मुख्य उत्सर्जन अगर पूछ ले और यही ऑप्शन रहे तो हमारा आंसर फिर क्या होगा दोस्तों, अलग होगा। तो मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है, किडनी, ठीक है। मुख्य अगर पूछे तब आंसर क्या देंगे हम, किडनी, क्योंकि हम उत्सर्जन के बारे में मुख्य रूप से हम इस चैप्टर में किडनी के बारे में ही क्या करेंगे, जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन तो इसी प्रकार से बनता है दोस्तों, ये उत्सर्जन, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इसका सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है वो यही क्वेश्चन बनता है। अब देखें तो उत्सर्जन अंग हम क्या पढ़ रहे हैं, उत्सर्जन अंग के बारे में हमने मुख्य उत्सर्जन अंग को जाना है, किडनी, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो किडनी से संबंधित हम जानेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो रिंग डालें, किडनी या वृक या किडनी, और क्या किडनी। मनुष्य में कितनी जोड़ी किडनी होती है दोस्तों, हमें पता है एक जोड़ी किडनी की होती है, ठीक है, एक जोड़ी। उसके ऊपर कौन सी अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि होती है ये बताया हुआ भी है आपको, ये है किडनी। मनुष्य में एक जोड़ी किडनी, ये मूत्र नलिका, और नीचे होता है मूत्राशय दोस्तों, मूत्राशय, इस प्रकार से, जिन्हें हम गुर्दे भी कहा जाता है, किडनी। ये एक जोड़ी किडनी होती है, ठीक है। ये यहाँ पर पिरामिड संरचना होती है, जो बोमेन संपूर्ण नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन के अलग से हम संरचना पढ़ेंगे तब बताएंगे। एक जोड़ी किडनी होती है। अब सबसे पहले देखें इसकी सामान्य जानकारी कि किडनी के बारे में आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं। सबसे पहले किडनी का भार पूछ सकते हैं, भार तो 140 ग्राम ये औसत है। एक किडनी का औसत भार बताया जा रहा है आपको कि 140 ग्राम की हमारी एक किडनी होती है। फिर दूसरा अगर देखें तो आकृति होती है इसमें शेम या राजमा की बीजनुमा दोस्तों, इसकी आकृति क्या, सेम या राजमा की बीजनुमा होती है आकृति, ठीक है, ये इसका है। फिर अगर देखें तो किडनी से ये कुछ सामान्य जानकारी है। इसके बाद में अगर देखें तो किडनी में विभिन्न प्रकार के यानी सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं। उन सूक्ष्म नलिकाओं को क्या कहेंगे दोस्तों, नेफ्रॉन कहा जाता है, नेफ्रॉन, ठीक है। और यहाँ से हमारा मोस्ट चैप्टर यही है दोस्तों कि नेफ्रॉन की संरचना वगैरह। तो किडनी के बारे में सामान्य जानकारी की किडनी है, दो होती हैं यानी एक जोड़ी, भार 140 ग्राम होता है, आकृति सेम या राजमा की बीजनुमा होती है, और इसमें यानी सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। तो हमारा चैप्टर यहाँ नेफ्रॉन से ही शुरू होने वाला है, ठीक है। तो नेफ्रॉन के बारे में जानते हैं, हेडिंग डालें नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बनाना चाहिए तो दोस्तों साथ साथ बना भी सकते हैं आप इसे। जैसे तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन वाला मोस्ट जो डायग्राम था या जो मोस्ट हमारा प्रकरण था, वैसे ही हम उत्सर्जन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण नेफ्रॉन को पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेफ्रॉन इस प्रकार से ये नलिकाएं, ठीक, ये है अभिवाही नलिका, अभिवाही नलिका, यह है अपवाही नलिका, अपवाही
नलिका। ठीक, यह है केशिका गुच्छ, केशिका गुच्छ जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। यह है बोमेन संपुट, बोमेन संपुट। यह है समीपस्थ कुंडलित नलिका, और यह है हेनले का लूप, और यह है दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये नेफ्रॉन का डायग्राम है सामान्यतः। जैसे न्यूरॉन में ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग न्यूरॉन का नहीं है, उसी प्रकार से आपसे ये भी यहाँ पर पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में नेफ्रॉन का कौन सा भाग नहीं है। दोस्तों यहाँ से ये पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखेंगे कि इन नाम के बारे में कम से कम ये हेनले का लूप किस अंग से संबंधित है ये जरूर पूछा जाता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अभिवाही नलिका, अपवाही नलिका, केशिका गुच्छ, बोमेन संपुट, समीपस्थ कुंडलित नलिका, ग्लोमेरुलस और दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये है। अब देखो नेफ्रॉन क्या, एक किडनी में लगभग 10 से 20 लाख, यानी कितनी, 10 से 20 लाख सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें वर्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। हिंदी में इसका नाम क्या है दोस्तों, वर्काणु। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। एक किडनी में है 10 से 20 लाख सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं। फिर अगर यहाँ देखें तो क्या होगा, अशुद्ध जो रक्त आता है वो अशुद्ध रक्त अभिवाही नलिका से आकर केशिका गुच्छ में गिरता है। तो अगर यहाँ देखें तो अशुद्ध रक्त कहाँ पर आकर गिरता है, अभिवाही नलिका में आकर केशिका गुच्छ में गिरता है। तो अगर यहाँ देखें तो रुधिर के छनने की क्रिया कहाँ संपन्न होती है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, केशिका गुच्छ में संपन्न होती है ये। ठीक है, रुधिर के छनने की, और रुधिर का पूर्णतः शुद्धिकरण फेफड़े की एल्वेओली में बता दिया गया, और जबकि ग्लोमेरुलस में रुधिर के छनने की क्रिया संपन्न होती है। फिर यहाँ देखें ये बोमेन संपुट में आ जाएगा रुधिर छनकर, और बोमेन संपुट में छनने के बाद यहाँ से क्या होता है, यूरिन अलग होता है, यानी मूत्र पृथक होता है, मूत्र पृथक। तो यहाँ से भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मूत्र का पृथक होना किस भाग से, बोमेन संपुट भाग से मूत्र पृथक हो जाता है। अगर यहाँ देखें 99% छनने की क्रिया संपन्न हो जाती है दोस्तों यहाँ। फिर अगर यहाँ देखें तो एक हार्मोन समीपस्थ और दूरस्थ कुंडलित नलिका में एडीएच हार्मोन सहायक होता है, जो पुनः अवशोषण की क्रिया में क्या होगा, सहायक होगा दोस्तों। फिर है हेनले का लूप, और फिर दूरस्थ कुंडलित नलिकाओं के माध्यम से यूरिन का है मूत्राशय में डाल दिया जाता है और बाहर निकल जाता है। ये एक प्रोसेस होती है किसकी, नेफ्रॉन से संबंधित दोस्तों। तो ये इसीलिए नेफ्रॉन को उत्सर्जन या किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक क्या कहते हैं दोस्तों, इकाई कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि किडनी या उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं दोस्तों, किसे कहा जाता है, नेफ्रॉन को ही कहा जाता है। तो आशा करता हूँ कि नेफ्रॉन तक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देखें, नेफ्रॉन, प्रत्येक किडनी में 10 से 20 लाख सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है दोस्तों। ठीक, दूसरा, नेफ्रॉन महत्वपूर्ण कार्य करती है, तभी इसे उत्सर्जन तंत्र या किडनी की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। ठीक, अभिवाही नलिकाएं आकर गिरती हैं केशिका गुच्छ में या ग्लोमेरुलस में, रुधिर के छनने की क्रिया संपन्न होती है। बोमेन संपुट में यूरिन पृथक होता है। एडीएच वाला भी बताएंगे आगे, हेनले का लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो उम्मीद करता हूँ आपको उत्सर्जन तंत्र में नेफ्रॉन वाला भाग आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। ठीक, अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। विज्ञान से संबंधित या आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए 100% लाभदायक होगा ये वीडियो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि तैयारी करने वाले विद्यार्थी तक ये पहुंच सके और वो भी अपनी सीट को सुनिश्चित कर पाए दोस्तों, जिस भी एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे हैं। ठीक, और कम से कम यार दोस्तों देखते हो तो आप लाइक कर दिया करो, आपका लाइक ही हमारा हौसला बढ़ाता है
ताकि हम नए नए MCQs तथा इस प्रकार से विज्ञान से संबंधित नए नए टॉपिक से संबंधित हम वीडियो लेकर आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।